आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास और बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हिंद आरियाई तारीख के हवाले से बात करेंगे। जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग जो है ये काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी जो है वो कारआमद साबित होने वाला है आज का सेशन। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है नुकूस सुलेमानी का साल तसनीफ़ क्या है। ऑप्शन ए 1932, 1934, 1939 या 1942। तो नुकूस सुलेमानी जो है वो सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, जिसमें उन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ से बताई है, सिंध से बताई है। तो आप लोग सीन से जो है वो याद रख सकते हैं क्या, सिंध। और इसके मुसन्निफ़ का नाम भी सीन से ही बनता है। तो सैयद सुलेमान नदवी की ये क्या है, किताब है, और ये 1939 में जो है वो शाये हुई। ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कदीम वेद कौन सा माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे कदीम का मतलब होता है पुराना, और वेदों की जो तादाद बताई गई है वो 4 बताई गई है, और चारों ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन इसमें यह बताना है कि सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना यानी कि सबसे कदीम वेद है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जदीद वेद कौन सा है। जदीद का मतलब होता है नवीन यानी कि नया। तो सबसे नया जो है वो कौन सा वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो सबसे जदीद या कह सकते हैं सबसे नया जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया और सबसे जदीद वेद है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग की तादाद कितनी है। वेदों को समझने के लिए हमें जो है वो वेदांग की ज़रूरत होती है, जिसकी माहिरीन ने जो तादाद बताई है वो 6 बताई है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि की तसनीफ़ अष्टाध्याय में कितने बाब हैं। यानी कि जो संस्कृत ज़बान की पहली कवायद की किताब मानी जाती है अष्टाध्याय, उसमें जो है वो कितने बाब हैं, यानी कि वो कितने बाब पर मुश्तमिल है। तो आंसर जो है वो सवाल में ही छुपा हुआ है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो इसका मतलब होता है अष्ट, और अष्ट का मतलब होता है 8। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग नाम में ही सवाल का जवाब है तो क्यों परेशान होना। ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं। उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा डैश में मिला। कब मिला, आइए देखते हैं। 1832, 1934, 1939 या जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। तो उर्दू को जो है वो सरकारी ज़बान का दर्जा जो है वो 1832 में मिला। और ये कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आया था लॉर्ड मैकाले। और इसीलिए हम लोग जो है वो मैकाले मिनट को जो है वो मानते हैं, और उसी के ज़ेरे असर जो है वो 1832 में जो है वो सरकारी ज़बान का दर्जा मिला उर्दू को। और इससे पहले कौन सी ज़बान थी, तो आप लोग बता सकते हैं फ़ारसी ज़बान जो है वो सरकारी ज़बान थी। आगे बढ़ते हैं। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को 3 इदवार में तकसीम किया है। इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि जो गैरिसन है, जो माहिरीन लिसानियात हैं, उन्होंने हिंद आरियाई की ज़बानों को जो है वो 3 इदवार में जो है वो तकसीम किया है, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई या जदीदियत। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 जदीदियत, क्योंकि जदीदियत का आगाज़ होता है 1956 से, जिसकी बानी जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूकी को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। डैश दौर 1500 कबल मसीह तक शुमार किया जाता है। कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई या जदीदियत। तो 1500 कबल मसीह तक जो शुमार किया जाता है या जिसकी आगाज़ होता है उसे हम लोग कदीम हिंद आरियाई जो है वो मानते हैं, क्योंकि कदीम हिंद आरियाई का जो दौर है वो 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो है वो माना जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। रामायण का ताल्लुक किस दौर से है। जदीद हिंद आरियाई, वस्ता हिंद आरियाई, वैदिक संस्कृत या क्लासिकी संस्कृत। तो रामायण का जो ताल्लुक है वो हमें मिलता है कहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, क्लासिकी संस्कृत में। रामायण का ताल्लुक कहाँ से है, क्लासिकी संस्कृत है। और रामायण के साथ साथ एक किताब और है, याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है महाभारत। अगला सवाल उसी पर बेस है कि महाभारत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है।
रामायण और महाभारत जो है वो दोनों ही क्लासिक संस्कृत के क्या हैं, नमूने हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मुसन्निफ़ का नाम। ये महाभारत के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? कालिदास, सूरदास, वेदव्यास या वाल्मीकि दास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महर्षि वेदव्यास जो है वो महाभारत के राइटर हैं, यानी कि मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं। वुस्ता हिंद आरियाई डैश इतवार में तकसीम किया गया है। तो आंसर हो जाएगा वुस्ता हिंद आरियाई को जो है वो 3 इतवार में तकसीम किया गया है। कौन कौन से? पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत के नाम से जो है वो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दौर 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है, जिसको डैश का दौर कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, ये काफ मीम है। तो तीसरा दौर 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक माना गया है, जिसको डैश का दौर कहा जाता है। प्राकृत का दौर, अपभ्रंश का दौर, वैदिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अपभ्रंश का दौर जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने कलिंग की फतह या कलिंग की जंग फतह की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। यानी कि कलिंग राज्य हुआ और इसकी राजधानी क्या हुई? तोसली। तो बताना है कि किस राजा ने जो है वो कलिंग को जो है वो फतह किया था। कालीराम, अशोक, चंद्रगुप्त या राजा दाहिर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि राजा अशोक ने जो है वो कलिंग की जंग जो है वो फतह की थी। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कलिंग की जंग कब फतह की? 336 कबल मसीह, 216 कबल मसीह, 261 कबल मसीह या 543 कबल मसीह? तो अशोक ने जो कलिंग की जंग फतह की थी, ऑप्शन 3 हो जाएगा 261 में, यानी कि कबल मसीह। और क्यों की थी? क्योंकि उसको तोसली के राजा ने हाथी देने से मना कर दिया था, और इसी के बाद उसने धम्म की नीति अपनाई, और धम्म की नीति से ही उसने जो है वो प्राकृत ज़बान को जो है वो क्या किया? फ़रोग किया, और अपने शिलालेख जो उसने जो है वो पाली ज़बान में क्या हुए? लिखवाए। आगे बढ़ते हैं। किस ज़बान को कदीम मागधी भी कहा गया है? संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को या ब्रह्मलिपि को? तो कदीम मागधी जो है वो किसको माना गया है? पाली को कहा गया है, और यही जो है वो अशोक ने जो है वो इस ज़बान को क्या दिया है? फ़रोग दिया है। आगे बढ़ते हैं। जनूबी हिंद की ज़बान किसको कहा जाता है? मराठी को, अवधी को, पाली को या ब्रज भाषा को? तो जनूबी हिंद की ज़बान जो है वो हमारी कौन सी है? ऑप्शन ए, यानी कि मराठी को जो है वो जनूबी हिंद की ज़बान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से किसको शायरी की ज़बान कहा जाता है? मराठी, खड़ी बोली, पाली या ब्रज भाषा? तो आंसर हो जाएगा उर्दू में जो शायरी की ज़बान शुमार की जाती है वो मराठी को किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस ज़बान के मायने बिगड़ी हुई ज़बान के हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये जो है वो अपभ्रंश के मायने हैं बिगड़ी हुई ज़बान के। आगे बढ़ते हैं। लहिंदा किस इलाके में बोली जाती है? शुमाली पंजाब, मशरक़ी पंजाब, जनूबी पंजाब या मगरबी पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शुमाली हिंद की बोली है लहिंदा, वो मगरबी पंजाब में जो है वो बोली जाती है। पंजाब में बोली जाती है, लेकिन पंजाब के स्पेशल किस खित्ते में बोली जाती है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मगरबी पंजाब। आगे बढ़ते हैं। डैश और राजस्थानी का ताल्लुक शूरसैनी की उस शक्ल से है जिसे नागराभ्रंश भी कहा जाता है। संस्कृत, प्राकृत, पाली या गुजराती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गुजराती और राजस्थानी का ताल्लुक जो है वो शूरसैनी की उस शक्ल से है। आगे बढ़ते हैं। किस ज़बान में हुर्फ़ इल्लत सबसे ज़्यादा मिलते हैं? मराठी में, अवधी में, पाली में या ब्रज भाषा में? तो हुर्फ़ इल्लत जो है वो कितने हैं? वैसे तो अलिफ, वाव और या, लेकिन इनसे भी ज़्यादा किस में मिलते हैं? ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि मराठी में। आगे बढ़ते हैं। मशरक़ी हिंद की कितनी ख़ास बोलियां हैं? तो मशरक़ी हिंद की जो है वो 3 ख़ास बोलियां हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी। आगे बढ़ते हैं। किसका ताल्लुक़ मशरक़ी हिंद की 3 ख़ास बोलियों से नहीं है? अवधी भी है, बघेली भी है और छत्तीसगढ़ी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पहाड़ी का ताल्लुक़ जो है वो मशरक़ी हिंद से जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस ज़बान के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं
जो हिंदी अदब के आफताब व महताब हैं, वो आपको जो है वो बताना है कि ये किस ज़बान की जो है वो मशहूर है, मराठी, अवधी, पाली या ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये दोनों जो है वो अवधी ज़बान के क्या है, मशहूर शायर हैं और इन्हें जो है वो हिंदी का आफताब व महताब जो है वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। माहिरीन लिसानियात ने किस ज़बान को शूर सैनी अपभ्रंश की जानशीन कहा है, बघेली को, अवधी को, मगधी को या ब्रज भाषा को। तो शूर सैनी अपभ्रंश की जो जानशीन है वो माना गया है ऑप्शन 4, यानी कि ब्रज भाषा को। आगे देखते हैं। आ की शक्ल रखने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं। तो आ की जो शक्ल है वो हमें किस में देखने को मिलती है, खड़ी बोली में भी मिलती है, जाटू में भी मिलती है और बांगड़ू में भी मिलती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि तीनों में जो है वो हमें आ की शक्ल जो है वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले जिक्र किस मुग़ल या बादशाह ने किया, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले जिक्र बाबर ने किया अपनी तसनीफ़ तुज़ुक बाबरी में, जिसे हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू कहाँ से शाये हुई, दक्कन से, दहली से, अकबराबाद या लखनऊ। तो आंसर हो जाएगा मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू दहली से शाये हुई, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, जो मसूद हुसैन खां की मशहूर किताब है। ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 5 अबवाब पर वो क्या है, मुश्तमिल है। अगला सवाल है, आब हयात का दूसरा एडिशन कब शाये हुआ, 1948, 1934, 1939 या 1947। तो आब हयात का जो है वो दूसरा एडिशन शाये हुआ था 1883 में। ऑप्शन जो है वो इसमें मिसिंग है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान लेते हैं 1883 में ये शाये हुआ था, दूसरा एडिशन। आगे बढ़ते हैं। उर्दू लिसानियात किसकी तसनीफ़ है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्ज़वारी या सुनीति कुमार चटर्जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि उर्दू लिसानियात जो है वो शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू का इंतसाब किसके नाम है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर के नाम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम, शौकत सब्ज़वारी के नाम या आल अहमद सुरूर के नाम। तो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू का जो इंतसाब है ऑप्शन 4 हो जाएगा आल अहमद सुरूर के नाम। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तख्लीक है, शमशुर रहमान फ़ारूकी, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, शौकत सब्ज़वारी या आल अहमद सुरूर। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना जो है वो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये शमशुर रहमान फ़ारूकी की किताब है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में कब आया, 512 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 612 ईस्वी में या 1912 912 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आने वाला पहला मुस्लिम शासक था जो आया था 712 में। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहली तारीखी किताब किसको माना जाता है, आब हयात को, निकात शुरा को, दक्कन में उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आब हयात को जो है वो उर्दू की पहली तारीख माना जाता है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। अगला सवाल है, अख्तर शिरानी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था, इस्लाही, रूमानी, तरक्की पसंद या जदीदियत। तो अख्तर शिरानी का जो ताल्लुक़ है वो रूमानी तहरीक से था, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किससे उर्दू की पैदाइश बताई है या किसको उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसको बताया है, ऑप्शन हो जाएगा 4, ब्रज भाषा को। आगे बढ़ते हैं। राजा अशोक ने किस ज़बान को फ़रोग़ दिया, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पाली ज़बान को जो है वो राजा अशोक ने जो है वो सबसे ज़्यादा क्या दिया, फ़रोग़ दिया। आगे बढ़ते हैं। किसने सबसे पहले मशरिक़ी हिंद को एक अलहदा ज़बान की हैसियत दी है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, गैरीसन ने या सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गैरीसन ने। अगला सवाल, मगरिबी हिंद की 5 बोलियों को किसने तकसीम किया है, स्मिथ ने, मसूद हुसैन खां ने, गैरीसन ने या सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मगरिबी हिंद की जो 5 बोलियां हैं
उनको 5 हिस्सों में तकसीम करने का जो काम है वो गैरी सन ने किया है। तो आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम की जो है वो क्लासेस ऑन द वे है। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आपके वैल्यूबल फीडबैक का हमें जो है वो हैशटैग के साथ इंतज़ार रहेगा। आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।